हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपनी यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग पढ़ेंगे साझेदारी का अगला पार्ट, जिसको हम लेकर के आए हैं साझेदारी के प्रकार। इससे पहले मैं बता दूं कि पूरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो बीकॉम पार्ट बन के लिया, और यही टॉपिक सब 11th में भी थे, ओके, और 11th में हैं, अब भी हैं। तो ये जो वीडियो है, साझेदारी अगर कहीं पर भी है तो वहां के लिए बहुत वैल्यूएबल है। और इस वीडियो के माध्यम से आप साझेदारी के प्रकार समझोगे, और जितने प्रकार मैं बता रहा हूं वो फुल यहां पर हेडिंग्स हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं उनके लिए हमारे यहां से जो नोट दिए गए, एक तो एक इजी लैंग्वेज में, और दूसरा चीज उनमें हेडिंग्स बहुत ज्यादा हैं। आप लोग मार्केट से जरा कंपेयर करते हो, बुक की लैंग्वेज देखो और हमारी नोट्स देखो, बहुत सरल है। आपको सारे वीडियोस भी इजी लैंग्वेज में मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, ठीक उसी प्रकार से नोट्स भी वैसे ही मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और समझाते हैं आपके लिए साझेदारी के प्रकार। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो कि साझेदारी किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर के, जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर के आपस में व्यापार करते हैं, मतलब आपस में मिलकर के व्यापार करते हैं, ऐसे व्यापार को हम साझेदारी व्यापार कहते हैं। साझेदारी व्यापार में जो अधिनियम लगता है 1932 लगता है। कम से कम दो लोग होना जरूरी है, और अधिकतम जो संख्या है वो 20 तक वैध होती है। ठीक है, अगर इससे ज्यादा साझेदारी है, इससे ज्यादा मेंबर्स हैं, तो समझ लो कि भाई वो तो एक कंपनी की श्रेणी में आ जाते हैं, इसलिए अवैध हो जाती है। ठीक है, ये भी बता दूं कि 20 के बाद क्यों रोक लगाई गई, इसलिए लगाई गई, फिर उनका कारोबार इतना बड़ा हो जाता है, कंपनी जैसा हो जाता है, फिर उनको रजिस्ट्रेशन कराना लेना ही अनिवार्य होता है। तो यहां पर मैं बताऊं कि इसीलिए अवैध कर दिया गया। तो वैध जो साझेदारी के प्रकार हैं वो आइए हम आपको यहां पर समझाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो के माध्यम से याद हो जाएगा। ओके, तो पहला जो प्रकार होता है वो होता है, लिखा करो, सामान्य साझेदारी का। सामान्य साझेदारी, सामान्य साझेदारी का मतलब होता है 2, 3, 4 लोग मिलकर के और वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। उसमें अधिकतम संख्या 10, 15, 20 भी हो सकती है, और कोई विशेष बात नहीं होती। साझेदारी संलेख बनाते हैं। साझेदारी संलेख किसे कहते हैं, इस वीडियो के लास्ट वाली अगली वीडियो में मैं ये बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है साझेदारी का संलेख। तो जब सभी लोग मिलकर के अपनी सारी शर्तों को तय कर लेते हैं, आपस में लाभ हानि का बंटवारा करते हैं, सभी लोग मिलजुल करके बिजनेस करते हैं, ऐसे व्यापार को हम साझेदारी, सामान्य साझेदारी कहते हैं। यानी इसमें कोई विशेष बात नहीं होती है, जैसे जनरली लोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार की साझेदारी को हम सामान्य साझेदारी कहते हैं। सेकंड नंबर पे होती है विशिष्ट साझेदारी। विशिष्ट साझेदारी, विशिष्ट साझेदारी देखो, इसके लिए कैसे लिखोगे? वह साझेदारी जिसका एक अपना निश्चित उद्देश्य होता है, जिसको करने के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, उसको हम विशिष्ट साझेदारी कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता दूं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप मिल जाएंगे। जैसे मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास में पैसा है, और आप में से कोई 2-4 लोग पैसा लगा करके और व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन आप में किसी व्यक्ति के पास में नॉलेज नहीं है और नॉलेज हमारे पास में है। ओके, तो इस प्रकार से जो नॉलेज है वो हमने दे दिया, आप लोगों ने अपना पैसा लगा दिया और मिलकर के एक साझेदारी बन गई। यानी हमने पैसा नहीं लगाया, फिर भी नॉलेज के बदले हमको क्या मिल रहा है? हिस्सा मिल रहा है, इसीलिए वो साझेदारी कैसी हो गई? विशिष्ट साझेदारी हो गई। दूसरी एक तरीका और भी है, जैसे हम लोगों ने मान लीजिए कहीं रेलवे लाइन बिछाने का ठेका ले लिया और मिलकर के लोग काम कर रहे हैं। जिस दिन रेलवे का ठेका खत्म, उसी दिन हमारी साझेदारी खत्म। तो इस प्रकार की जो साझेदारियां होती हैं वो विशिष्ट साझेदारियां होती हैं। या किसी कंपनी से हमने कोई माल बनाने का ठेका ले लिया, 4-6 लोग मिलकर के और उसको बनाना साथ साथ में मतलब काम करना शुरू कर दिए। तो ऐसा जिसके पीछे कोई ना कोई बेटा विशेष मकसद हो, वो हमारी कहलाती है विशिष्ट साझेदारी। और पेपर में कौन सी आएगी जरा लिख लेने दो, इसके बाद मैं जरूर बता दूंगा कि कौन सा आप सबसे ज्यादा तैयार कीजिएगा। तीसरी नंबर पे होती है वैध साझेदारी। वैध साझेदारी, वैध साझेदारी किसे कहते हैं? कंपनी अधिनियम 1932 के अंतर्गत, कंपनी अधिनियम 1932 के अंतर्गत जो जो बातें बताई गई हैं, वो सारी चीजें जिसमें विद्यमान है, यानी सदस्यों की संख्या विद्यमान है, कंपनी जो साझेदारी व्यापार है वो समाज हित में है, जो उनके लेन देन हैं वो एकदम सही क्रियाकलापों के साथ में लिखे जा रहे हैं, ऐसा साझेदारी को हम वैध साझेदारी कहते हैं। यानी जिसमें पूरी वैधानिकता है, जिसमें नियम कायदे कानूनों का पूरा पूरा पालन हो रहा है, उसे हम कहते हैं वैध साझेदारी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है चौथे नंबर पे अवैध साझेदारी। अवैध साझेदारी का मतलब कहां पर है? अवैध साझेदारी। ठीक, अवैध साझेदारी, अवैध साझेदारी का मतलब यहां पर यह है कि जिस साझेदारी में सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा है, बिजनेस करने का जो तरीका है वो कानून की दृष्टि से सही नहीं है, ऐसे साझेदारी को, जिसकी लेखांकन प्रक्रिया भी ठीक नहीं है, जिसके खाते इत्यादि सही से नहीं बनाए जा रहे हैं, उसको हम कहते हैं अवैध साझेदारी। ठीक है,
तो अवैध साझेदारी में और वैध साझेदारी में क्या अंतर है? इसमें नियम कायदे कानूनों का सभी का पालन होता है, इसमें नहीं होता है। इसमें समस्त लाभ को सभी लोगों में बांटा जाता है, चाहे जो भी उनका आपस में तय हो जाए। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ और भी उद्देश्य हो सकते हैं, ठीक है। तो वेतन वगैरह हो सकता है साझेदारों के लिए। यानी कहने का मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं नियम कायदे कानून जो साझेदारी अधिनियम 1932 में बताए गए हैं वो कहीं ना कहीं टूटते हैं, इसलिए ये साझेदारी कैसी होती है? अवैध साझेदारी होती है। अगला है पंजीकृत साझेदारी। अरे जिसका पंजीकरण कंपनी अधिनियम 1932 के तहत करवा लिया गया हो उसको हम क्या कहेंगे? पंजीकृत साझेदारी। अब पंजीकृत साझेदारी के फायदे कौन कौन से हैं ये मैं बता दूं। देखिए जो बैंकें हैं लोन आसानी से दे देती हैं, लोग विश्वास करने लगते हैं, इनके जो खाते हैं उनका ऑडिट होने लगता है और जो जनता है वो विश्वास करने के साथ साथ में इनका लेन देन बढ़ा देती है। ये अपना विज्ञापन कहीं से करा सकते हैं, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाने से ये कहीं पर भी अपना जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकते हैं, इनको शीघ्र अनुमति मिल सकती है। तो ये सारे एक फायदे भी हैं, ठीक है। इसके बाद में छठे नंबर पे आपकी होगी कौन सी अब साझेदारी लें? ऐच्छिक साझेदारी। ऐच्छिक साझेदारी से आशय उस साझेदारी से है जिस साझेदारी में, एक सेकंड के लिए जरा रुकिएगा। इसके बाद में ऐच्छिक साझेदारी, और जो ऐच्छिक साझेदारी होती है वो क्या होती है? ऐच्छिक का मतलब होता है इच्छा अनुसार। इच्छा अनुसार का मतलब क्या है? जब तक हमारा एक दूसरे के साथ में साथ बना हुआ है तब तक हम साझेदारी कर रहे हैं, और जैसे ही हमारा मतलब एक दूसरे से मनमुटाव हुआ या मकसद पूरा हुआ वहीं पर साझेदारी का एंड कर दिया, तो इसको हम कहते हैं ऐच्छिक साझेदारी। ऐच्छिक साझेदारी का मतलब दोनों पार्टनर हो या दो से अधिक पार्टनर हो, जब तक सबकी इच्छा है तब तक साझेदारी चल रही है, और इसके बाद में फिर दी एंड। और इसके बाद में होती है हमारी कौन सी होती है? 7वें नंबर पे, और 7वें नंबर पे होती है सामान्य साझेदारी हो गई, विशेष साझेदारी हो गई, वैध हो गई, अवैध हो गई, और पंजीकृत साझेदारी हो गई। इसके बाद में ऐच्छिक हो गई। अब आती है अनिश्चितकालीन साझेदारी। अनिश्चितकालीन साझेदारी का मतलब क्या होता है? अनिश्चितकालीन साझेदारी का मतलब है जिसमें कोई टाइम ही निश्चित ना हो, यानी जब तक बिजनेस है तब तक चलता ही रहेगा, साझेदारी पार्टनरशिप चलती रहेगी। और इस वाली साझेदारी में यह देखा जाता है कि सभी साझेदारों के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध होते हैं, सभी लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, सभी एक दूसरे के लिए सपोर्ट करते हैं, और सभी लोग जो व्यापार होता है उसमें पूर्ण रूप से अपना सहयोग देते हैं। इस तरह की साझेदारी को हम अनिश्चितकालीन साझेदारी कहते हैं। ओके, अब इसके बाद में होता है 8वें नंबर पे असीमित दायित्व साझेदारी। असीमित दायित्व साझेदारी का मतलब यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोड़ा, और असीमित दायित्व साझेदारी का मतलब है कि वह साझेदारी जिसमें जितना भी नुकसान होगा सभी साझेदार मिलकर के उसको उठाएंगे, उसको हम कहते हैं असीमित दायित्व साझेदारी। असीमित दायित्व का मतलब सीधा सीधा पूरे नुकसान को सबके द्वारा बियर करने से है, उठाने से है, नुकसान झेलने से है, कैसे भी समझ लो। यानी असीमित दायित्व का मतलब सीधा सीधा कि जितना भी नुकसान होगा सभी लोग, चाहे घर से पैसा दें चाहे फर्म से ही पूर्ति हो जाए, मतलब जितनी हानि होगी सब मिलकर के उठाएंगे। ऐसी साझेदारी को हम असीमित दायित्व साझेदारी कहते हैं। और लास्ट में आती है 9वें नंबर पे सीमित दायित्व साझेदारी। सीमित दायित्व साझेदारी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेबस में इसका पूरा एक चैप्टर आपको अलग से रखा हुआ मिलेगा। लेकिन यहां से लॉन्ग क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि सीमित दायित्व साझेदारी का मतलब सिर्फ ये होता है कि इसमें दो साझेदारियों के लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? एक तो असीमित दायित्व और दूसरा सीमित दायित्व।
क्योंकि बहुत देर तक ये स्टूडेंट के समझ में नहीं आती है कि भैया इसको हम कैसे लिखें पेपर में। तो एक तो होता है असीमित दायित्व और दूसरा होता है सीमित दायित्व। सीमित दायित्व का मतलब क्या होता है, मान लीजिएगा कि ये पूरा बिजनेस है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि ये आपके सिलेबस का है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये क्या है कि पूरा जितना भी ये लग रहा है, ये मान लीजिएगा सब पार्टनर लोग हैं। अब ए व्यक्ति और ये व्यक्ति, इसने कह दिया कि हम सिर्फ सीमित दायित्व लेंगे। सीमित दायित्व, सीमित दायित्व का मतलब यहां पर है कि ये दो लोग सिर्फ मतलब फायदे के मालिक हैं, नुकसान के मालिक नहीं हैं, और नुकसान भी होगा तो एक निश्चित सीमा तक ये झेलेंगे। तो ये और लोग इनको साझेदार क्यों बनाएंगे, ये इसलिए बना सकते हैं, हो सकता है ये दोनों के पास में पैसा अच्छा हो, उनका पैसा यहां पर लगा हुआ हो सकता है इन सब से काम ना चल रहा हो, इन दोनों को मिलाने से उनका काम स्टार्ट हो जाए। तो कुल मिलाकर के जब ऐसी साझेदारी जिसमें कुछ लोगों का या कम से कम एक व्यक्ति का दायित्व असीमित हो और शेष लोगों का दायित्व कैसा हो, सीमित हो। दायित्व का मतलब समझ गए, नुकसान झेलने की क्षमता उसे कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि ये हमारा बिजनेस है और यहाँ पर ये जो सभी लोग लगे हुए हैं और 10,000 का नुकसान हो जाता है। तो 10,000 का नुकसान 1 2 3 4 5 लोग हैं, ठीक है। पांचों लोग कितने कितने हजार उठाना चाहिए, 2-2 हजार उठाना चाहिए। लेकिन यहां पर इन्होंने कह दिया हम नहीं, इन्होंने कहा हम नहीं, इन्होंने कहा हम नहीं, इन्होंने कहा हम नहीं। तो ये पांचवा व्यक्ति है पूरे 10,000 का नुकसान उठाएगा, ये कहलाता है असीमित दायित्व। यानी यहां 10 की जगह 11 नुकसान हो जाता तब भी ये व्यक्ति उठाता, 5,000 हो जाता तब भी ये व्यक्ति उठाता, 3,000 हो जाता तब भी ये व्यक्ति हो जाता। मैं हर तरीके से बेटा तुम्हें समझाता हूं जिससे तुम्हारे समझ में आ जाए। अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो, एक लाइक तो बनता है और एक कमेंट भी बनता है, ओके। तो जरूर करिए जिससे हमारे अंदर ऊर्जा और ताकत आए। तो साझेदारी के प्रकार आपने देख लिए, सामान्य साझेदारी, विशिष्ट साझेदारी, वैध साझेदारी, अवैध साझेदारी, पंजीकृत साझेदारी, ऐच्छिक साझेदारी, अनिश्चितकालीन साझेदारी, असीमित दायित्व साझेदारी और सीमित दायित्व साझेदारी। तो ये साझेदारी के कितने 9 रूप हैं प्रमुख रूप से। अगर आप 10वां भी लाना चाहोगे तो आ जाएगा, ठीक है। कौन कौन सा हो सकता है, सामान्य हो सकता है, विशिष्ट हो सकता है, वैध हो सकती है, अवैध हो सकती है, पंजीकृत हो सकती है, और अपंजीकृत को शामिल करोगे पूरे 10 हो जाएंगे। यानी 10वें नंबर पर अगर शामिल करना चाहोगे तो अपंजीकृत साझेदारी, वह साझेदारी जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर के व्यापार कर रहे हैं, साझेदारी संलेख के आधार पर अपना व्यापार कर रहे हैं लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो वो कौन सी हो जाएगी, अपंजीकृत साझेदारी हो जाएगी। तो ये तो रहे साझेदारी के प्रकार। अब बात करते हैं जो आपके सिलेबस में है, सीमित दायित्व साझेदारी की विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए उसके लिए भी हम यहां पर समझा ही देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीमित दायित्व साझेदारी की विशेषताएं। अगर आया तो यही विशेषताएं आ सकती हैं, ठीक है। चलिए, सीमित दायित्व, सीमित दायित्व साझेदारी की विशेषताएं इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको समझ लीजिए। पहली विशेषता, जो सीमित दायित्व साझेदारी होती है वो क्या होता, अभी हमने यहां पर समझाया, तो उसमें क्या होते हैं, 2 प्रकार के साझेदार होते हैं। पहली विशेषता, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको सरल लगेगा और जो नोट्स हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा सरल लगेंगे। अगर इन सब चीज़ों के साथ में अगर यूनिवर्सिटी का पेपर आपने सही से हल कर दिया तो यकीन मानना कि संजीव सर ज़्यादा तो नहीं कहते लेकिन और बच्चों से बहुत ज़्यादा नंबर आपके आएंगे। बस ज़रूरत इस बात की है कि 3 घंटे तक आपका जो कलम है रुकना नहीं चाहिए, ओके। तो इसमें क्या 2 प्रकार की साझेदारी होती है, ये या 2 प्रकार के साझेदार, ये हेडिंग बनाओ, 2 प्रकार के साझेदार। इसका मतलब है कि एक वो साझेदार जिनका असीमित दायित्व होता है और दूसरे वे साझेदार जो नुकसान को एक निश्चित सीमा तक ही झेलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं झेलेंगे। तो 2 प्रकार के होते हैं। दूसरा, पंजीकरण अनिवार्य होना। जो सीमित दायित्व साझेदारी होती है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए एकदम झलक के साथ में तुमको तैयार हो जाएंगी। 2 प्रकार के इसमें साझेदार होते हैं। दूसरा, इसका जो पंजीकरण होता है वो बहुत जरूरी होता है, अनिवार्य होता है, और इसमें जब तक पंजीकरण नहीं होगा तब तक असीमित दायित्व साझेदार के लिए शामिल ही नहीं किया जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर उसे शामिल भी कर लिया है तो इनका पंजीकरण जो है करा लिया जाता है। अगला, तीसरे नंबर पे, पूंजी की
मात्रा नकद लाना है। पूंजी की मात्रा नकद लाने का मतलब सीधा सीधा यह है कि जो व्यक्ति असीमित दायित्व के लिए हम शामिल कर रहे हैं, वो व्यक्ति इस फर्म में अपना जितना भी पैसा लगाएगा वो नकद रूप में लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि नुकसान तो वो झेलेगा नहीं, उसके रुपए की जहां जहां जरूरत होगी वहीं पर इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। इसलिए तीसरी विशेषता उत्पन्न हुई कि पूंजी की मात्रा नकद लाना, यानी उसके द्वारा नकद पैसा ले लिया जाएगा। अगला चौथे नंबर पे, प्रबंध में भाग ना लेना। इसका क्या मतलब है? प्रबंध में भाग ना लेना, इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि जो मैनेजमेंट के कार्य हैं उनमें जो सीमित दायित्व वाला है, सीमित दायित्व का मतलब समझ लो कि वो नुकसान नहीं उठाना चाह रहा है, तो जो नुकसान नहीं उठाना चाह रहा है उसको प्रबंध में शामिल नहीं किया जाता है। उसे इसलिए शामिल नहीं किया जाता है कि भाई उसको तो मतलब नुकसान से मतलब है ही नहीं, उसे तो फायदे का मालिक है वो। तो जाहिर सी बात है कि जिन लोगों के लिए नुकसान उठाना है वही मैनेजमेंट फिर देखते हैं, और वो इस तरह से देखते हैं कि कहीं पर बिजनेस में घाटा ना पड़ जाए। ओके, तो प्रबंध में भाग नहीं लेता है। ठीक है। पांचवा, कम से कम एक सामान्य साझेदार होना का होना। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कम से कम एक सामान्य साझेदार का होना से कि ऐसी परिस्थितियों में एक व्यक्ति को कम से कम सामान्य साझेदार का होना सा मतलब यहां पर है कि जैसे साझेदारी चलती है उसमें 10 लोग शामिल हैं, 9 लोग कह रहे हैं हम नुकसान नहीं उठाएंगे, तो एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि जो पूरा नुकसान उठाने के लिए जिम्मेदार हो। तो इसको कहते हैं कम से कम एक सामान्य साझेदार होना। छठे नंबर पे इसको शामिल करते हैं, प्रबंध में भाग न लेना, कम से कम एक सामान्य साझेदार का होना। अगला, सीमित दायित्व साझेदार का लेन देन में भाग ना लेना। इसका मतलब क्या है कि जो सीमित दायित्व साझेदार होता है, जितने भी फर्म के लेन देन चल रहे होते हैं उन लेन देनों में वो भाग नहीं लेगा। कोई भी ग्राहक है, कोई भी व्यक्ति पैसा जमा करना चाह रहा है तो समझ लो कि वो जिसका दायित्व सीमित है, ओके, वो उसमें भाग नहीं लेगा। सातवां है कार्यों का बंटवारा, यानी कार्यों का आपस में बंटवारे का मतलब सीधा सीधा यह है कि जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो सभी लोगों के मध्य में कर दिया जाता है। और जब सभी लोगों के मध्य में कर दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि उस व्यक्ति को वो कार्य दिए जाते हैं सीमित दायित्व वाले के लिए जहां से नुकसान होने की संभावना बहुत कम हो। इस तरह से ये कार्यों का आपस में क्या हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। आठवां, मृत्यु हो जाने पर विशेष प्रभाव। देखो, जो सीमित दायित्व साझेदारी होती है उसमें किसी भी व्यक्ति जो सीमित दायित्व साझेदार है उसमें अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस पर साझेदारी पर प्रभाव पड़ता है, एक विशेष प्रभाव पड़ता है। और विशेष प्रभाव क्या पड़ता है कि जो व्यक्ति उसका आगे आने वाला होता है उसके लिए कुछ चीजें ऐसी हैं कि वारिस के लिए आगे कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं, और जो व्यक्ति पहले से किसी भी प्रबंध में भाग नहीं ले रहा था अगर वो भी उसी की तरह रहता है, असीमित दायित्व के रूप में रहता है, तो उसके लिए भी वहां पर विशेष प्रावधान किए गए। और वो प्रावधान क्या किए गए? यही किए गए हैं कि वो सामान्य साझेदार बन सकता है, उसका जो वारिस है, ठीक है, वो अपने हिस्से की जो पूंजी है उसको बढ़ा भी सकता है, और जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके हिस्से का जो पूरा रेशो है वो ले भी सकता है। तो जैसा हो, उसकी मर्जी हो वैसा वो कर सकता है। 9वें नंबर पे कार्य करने के लिए
बाध्य ना होना। जो सीमित दायित्व साझेदार होता है वो किसी भी कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होता है, यानी वो काम उसकी मर्जी है तो करेगा, नहीं मर्जी है तो नहीं करेगा। ओके, तो वो कार्य करने के लिए वो बाध्य नहीं होता है। और 10वें नंबर पे इतनी देर से हम सिर्फ एक ही बात बता रहे हैं, वो भी क्या, केवल लाभ कमाने का उद्देश्य। यानी ऐसे व्यक्ति का सिर्फ और सिर्फ जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, लाभ कमाना होता है। ठीक है, लाभ कमाने के अलावा कुछ नहीं होता है। ठीक, तो इस तरह से यहां तक आपने देखा कि 10 पॉइंट थे, और जो 10 पॉइंट हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा कौन कौन से हैं। 2 प्रकार के इसमें साझेदार होते हैं, एक सीमित और एक असीमित दायित्व। पंजीकरण इसमें अनिवार्य होता है, पूंजी की मात्रा नकद लानी होती है, प्रबंध में भाग ये नहीं लेता है, कम से कम एक सामान्य साझेदार का होना होता है, सीमित दायित्व साझेदार का लेन देन में भाग न लेना होता है, कार्यों का आपस में बंटवारा नहीं होता है, कार्यों का आपस में बंटवारा होता है, मृत्यु हो जाने पर विशेष प्रभाव पड़ता है। यानी समझ लो कि यहाँ पर एक नए व्यक्ति का आगमन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होता है ये, और केवल लाभ कमाने का इसका क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। ओके, और इसके बाद में फिर अगला जो वीडियो है वो इसी का बहुत इंपॉर्टेंट है, साझेदारी संलेख। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।